ये केवल आपको इस बात की संक्षेप में जानकारी देनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक देशव्यापी स्तर पर अभियान प्रारंभ किया है। संविधान पर्व जिसका नाम रखा गया है और जागरूकता पैदा करनी कि संविधान के प्रमुख बिंदु क्या है और संविधान का संरक्षण करने, उसके मूल्यों का पालन करने, उसकी मर्यादाओं को बरकरार रखने और उसकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गत 10-11 वर्षों प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा क्या क्या भिन्न भिन्न कार्य किए गए, कुछ एक नींव के पत्थर भी रहे। और ये इसलिए भी करना आवश्यक महसूस हुआ कि कुछ एक समय से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दुष्प्रचार देश भर में प्रारंभ किया गया है, जो ये परसेप्शन सबको सुनाई दे रहा है, एक दुष्प्रचार प्रारंभ किया गया है जिसमें ये भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस ने तो संविधान का बड़ा संरक्षण किया हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान विरोधी। लेकिन आज का जमाना है तर्क, तथ्य और तुलना। तो आप सारे पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास पुराने रेफरेंस भी हैं, तो हमारे आपके साथ वार्ता रहेगी। ये तर्क भी ढूंढा जाए, तथ्य क्या है इसकी शिनाख्त की जाए और तुलना की जाए कि पहले क्या था 17 से। लगभग 88 बार कांग्रेस की सरकारों ने 356 अनुच्छेद का उपयोग या दुरुपयोग किया है केवल सरकारें भंग करने के लिए। और जब भी संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा हुआ तो उसके पीछे की मंशा थी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी का हित खतरे में था, उसको बचाने के लिए या अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने। उसके प्रमुख उदाहरण आप जानते हैं, जब इंदिरा जी के खिलाफ उनके चुनाव का जजमेंट आता है तो एक संशोधन लाया जाता है कि प्रधानमंत्री का पद किसी भी कानूनी चुनौती से ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की इलेक्शन के ऊपर कोई कचहरी में, अदालत में चुनौती नहीं दे सकती। तो इससे किसका लाभ हुआ? बल्कि जनहित का भी लाभ नहीं है और लोकतंत्र मूल्यों का भी विपरीत। इसके उपरांत जब इलेक्शन कराने का समय आता है लोकसभा का, तो उन्हें लगता है कि अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, एक संशोधन लाया जाता है, शायद 42-43 अमेंडमेंट ये जो भी था, कि विधानसभाओं, क्योंकि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया जाता है। अर्थात चुनाव उस समय होंगे जब इंदिरा जी या प्रधानमंत्री समझेंगे कि उनका वातावरण उनके अनुकूल है। यानी इस प्रकार से खिलवाड़ संविधान के साथ किया जाता है। या फिर महिलाओं को लेकर शाहबानों का कारण केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वोट बैंक को नजर में रखते हुए। और अगर आप इसकी तुलना करें, जो संशोधन मोदी जी के होते आए एक के बाद एक, वो जनहित के लिए, उसमें अगर कभी कहा गया कि महिलाओं के लिए, और जो कानून विधेयक लाए गए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद में, विधानसभाओं में, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनको तो अपने घर से ही ढूंढना है। बेटा बेटी, बेटी ना हो तो बेटी का बेटा, जब बेटी का दामाद, तो बाहर तो जा ही नहीं सकते। कैसे बर्दाश्त करते कि किसी दूसरे परिवार की बेटियां आ जाए, बैठ जाए। जहां वहां आप अभी जिक्र हो रहा था शाहबानों के कानून का, यहां देखिए ट्रिपल तलाक, तुष्टीकरण की राजनीति ये करते रहे, लेकिन इनके पापों का प्रायश्चित मोदी जी ने किया, जो उस समाज की बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए। इसी प्रकार EWS का लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आप क्यों नहीं ला सकते? आप तो गरीबी हटाओ कब से कह रहे थे, 60 तक
लेकिन आपने गरीबी के नाम पर वोट लिया, उसको गरीब रहने दिया ताकि उसकी गुर्बत को आप शोषित कर सके। इस सरकार ने गरीब को सशक्त किया कि वो अपनी रोजगार स्वयं कमा सके। आपने रोजगार के लिए जो वैश्विक इस समय विकल्प हैं दुनिया भर में, वो उसके सामने लाए, उसकी जागरूकता पैदा की। लोग लाल किले से मोदी जी ने आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया। इस देश में स्टार्टअप की संख्या मात्र 350 थी। लोगों को समझ भी नहीं था कि स्टार्टअप शब्द का अर्थ क्या। आज बढ़कर के उसकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो गई और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का वादा भी था, लेकिन आपने अपनी परिवारवाद को बरकरार रखने के लिए उसको पीछे रखा और दुहाई दे रहे अम्बेडकर जी को चुनाव अगर हरवाने का काम किया तो आपने किया। 1952 बाई इलेक्शन हरवाने का काम किया तो आपने किया। जब उनका स्वर्गवास होता है दिल्ली में तो उनके मृतिक शरीर का निरादन किया तो आपने किया और उसके बदले में उनको मुंबई जाकर उनका संस्कार हुआ। इस सरकार ने तो नहीं ऐसा किया, बल्कि 5 स्थल शनाख्त किए जिनका ताल्लुक मोदी जी के साथ था। महू जहाँ उनकी पैदाइश हुई मध्य प्रदेश, लंदन जहाँ उनकी तालीम तरबियत हुई, शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की, दिल्ली जहां उनका स्वर्गवास हुआ, मुंबई जहां उनका संस्कार हुआ। और इस प्रकार से 5 स्थानों पर उनके स्मारक बनाने का काम हुआ। दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया। आपने वो भारत रत्न किसको दिया? नेहरू जी को दिया। अभी वो प्रधानमंत्री थे, खुद ही अपने आप को भारत रत्न। फिर किसको दिया? इंदिरा जी को दिया। वो प्रधानमंत्री थी, खुद ही अपने आप को भारत रत्न। फिर किसको दिया? राजीव गांधी को दिया। अब सोनिया गांधी को भी देने वाले थे, लेकिन सरकार बदल गई सन 2014, तो बच गए आप लोग। राहुल गांधी तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन अभी आप लोग मौका नहीं दे रहे। लेकिन अम्बेडकर को इस काबिल नहीं समझे। अम्बेडकर को एनडीए की सरकार ने था, और जिसके संविधान की प्रशंसा दुनिया भर में की, यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फाटक में आप दाखिल हो तो पहले उनकी मूर्ति, उनका स्टैच्यू डॉक्टर अम्बेडकर, यानी वो सरकार जिसने 150 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत की, दमन किया, जिनके हम गुलाम थे, उन्होंने उस गुलाम देश के बुद्धिजीवी की मान्यता को स्वीकार किया, लेकिन आपने उसको रखा और आप हमें कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर का निरादर कर रहे हैं। और अब ये नया शगुफा जो मीडिया में फैलाने की कोशिश हो रही है कि साहब मनमोहन सिंह जी का उचित सम्मान नहीं किया गया उनके स्वर्गवास के बाद, तो आपने क्या किया? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कागज लेकर के मीडिया के आगे खड़े और ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए कि भाई ये किस बीएफई ने लिखा प्राप्त किया। और अब जब उनका संस्कार भी हुआ तो दूसरे उनकी अस्थियां लेने तो आपके में से कोई गया भी नहीं। मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को भी सम्मान दिया, अम्बेडकर को भी दिया, पटेल को भी दिया, शास्त्री को भी दिया। अपने परिवार के, अपने संगठन के वो नेता वरिष्ठ जिनको आप भूल चुके थे, मोदी जी ने मुख्यमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री बनने से पहले भव्य मूर्ति स्थापित की गुजरात में सरदार पटेल। यानी आपके पार्टी के नेता जिनको आपने सोचा था कि भूल जाए लोग ताकि आपके परिवार की प्रभु सत्ता बनी रहे, उनको मोदी जी ने उचित सम्मान दिया, आपके पापों का प्रायश्चित किया। लेकिन आपको यह भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे पापों का प्रायश्चित कोई दूसरा करे। और ये बात क्योंकि 3 पीढ़ियां बदल गई आजादी के बाद, तो ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया के शगुफों की जगह ये एक गलत परसेप्शन फैलाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन हम भी राजनीति में बैठे, हम बुलाने नहीं। इसलिए इसी मकसद को लेकर के ये एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। आज इसका शुरुआत प्रदेश स्तर पर हुई है। डॉक्टर सिकंदर जो हमारे बड़े सम्मानजनक सांसद भी हैं, डीजीपी भी हैं, संगठन ने उनसे ये अनुरोध किया है कि वो इसकी जिम्मेवारी लें और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक, तो विशेषकर युवा। मेरा इतना ही संक्षिप्त विषय। डॉक्टर साहब, दिल्ली में चुनाव है और प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव आयोग की भी सिफारिश कर दी है। हिमाचल में अगर कर्मचारियों के हिस्से फैसला दिया होता तो शायद सरकार आपकी भी।
आपने ये बात ये वर्तमान यहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है उनसे नहीं पूछा कि इलेक्शन सारी जीत के ओल्ड पेंशन करके मैं भी जब इलेक्शन में आता तो पूछा जाता क्या हुआ जो इन्होंने कहा था उसका क्या हुआ? आप ओल्ड पेंशन दे देते तो इन्होंने दी क्या? तो कहने का तात्पर्य ये कि पहले तो इनसे पूछा जाए कि भाई आपने झांसा देकर के चुनाव तो हाईजैक कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ? तभी मैंने कहा तर्क दूंगा। हमें तो डिफेंसिव किया। डॉक्टर साहब, आप हिमाचल में भाजपा राष्ट्रीय चुनाव करवा रहे हैं, वो आपका शेड्यूल कब तक जारी होगा? कब तक एक्सपेक्टेड है? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि यहाँ फैसला रसोई घर में नहीं होता या डाइनिंग टेबल पर बैठकर माँ बेटा नहीं करते। वो इतना विशाल संगठन है, सबकी राय ली जाती है, फिर एक कंसेंसस बनता है, तो इसलिए प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया संपन्न होगी तो एक बार फिर से आपको कष्ट देंगे एक बार रूबरू होने का, मुझे लगता है। लेकिन जल्दी हुआ क्योंकि सारे देश भर में ये चल रहा है, क्योंकि हमारा एक संविधान है, उसके तहत क्योंकि राष्ट्रीय स्तर तक जब चुनाव तभी होगा जब 50% से अधिक प्रदेशों में संपन्न होता है, तो उस तरीके से ही चलेगा। जितेंद्र जी, क्योंकि आपके पास चुनाव हो रहे उसके लिए आप बोलते कि मेन जो हमारा मुकाबला है उसमें भाजपा से कांग्रेस के ही बीजेपी से नहीं, आप और आम पार्टी को नहीं बोलते, इसलिए बोल रहे हैं कि किसी बड़े आदमी का नाम लो, किसी बड़ी पार्टी का नाम लो तो आप लोग खबर लगा देते हैं। अगर अब ऐसा है कि कोई राह में चलता फिरता कोई कार्यकर्ता छोटा मोटा गाली दे देगा जयराम जी को या जितेंद्र सिंह को तो खबर लग जाएगी, ये कहेगा मेरा मुकाबला जयराम जी से तो खबर लग जाएगी, वैसे कैसे लगेगी? तो वो तो अपनी खबर लगाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, बाकी मुकाबला किसके साथ है वो सारी दुनिया जानती है और इसका फैसला जनता जनार्दन करेगा। जितेंद्र जी, क्योंकि आप पीएमओ के साथ भी अटैच हैं, आपसे सवाल बनता है 75 वर्ष का जो भाजपा ने क्राइटेरिया लगाया है, क्योंकि उसमें कुछ समय बाद प्रधानमंत्री भी फॉल करने वाले हैं, क्या सुविधा अनुसार उसको बदल दिया जाएगा या फिर? उस इन प्रश्नों के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, हमारा एक संगठन है और संगठन की ओर से इन बातों का उत्तर भी दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको भी लगता है कि कई बार समटाइम पॉलिटिशियंस जो है लाइक रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी वो कुछ इस तरीके के रस्ते में रहते हैं, लाइक जैसे अमित शाह जी ने बोला कि अगर इतना नाम भगवान का दिया होता तो क्या जाते, अगर जितना नाम लिया अम्बेडकर का ले, तो डू यू नॉट थिंक कि समटाइम पॉलिटिशियंस विल क्रॉस देयर लिमिट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया और वो भी उनको गलत मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है। जितना सम्मान इस सरकार ने गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने अम्बेडकर को दिया है, आप रिकॉर्ड कीजिए, ये तो नाम लेने से भी बताते थे अम्बेडकर जी। और सर, क्योंकि संविधान पर चर्चा हो रही है तो ऐसे में जब चुनाव हो रहे थे तब एक चर्चा जोर पकड़ रही थी कि इस बार बीजेपी 400 पार करेगी। आपकी पार्टी ने भी ये नारा दिया था, तो आपको लगता है कि जो ये चर्चा देश भर में छिड़ी थी इसका इम्पैक्ट इन चुनावों पर भी रहा? नहीं, वो तो खैर आप अपनी विश्लेषण करिए, हमारा ऐसा मानना है। और सर, बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष